नमस्कार, ऐलनाबाद का महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज का मुद्दा बहुत संगीन भी है, गंभीर भी है, क्योंकि ऐलनाबाद उपचुनाव से पहले दो किसान नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि किसान नेता विकल्प आचार ने लगाए हैं। तो वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने संयुक्त किसान मोर्चा की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्हें घेरा है। मामला बहुत गंभीर है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप पूरे विषय को समझिए। ऐलनाबाद उपचुनाव में किसान आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चे की मंशा पर खुद किसान नेता विकल्प आचार ने गंभीर सवाल उठाए हैं। न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि आंदोलन को बेचने का आरोप भी लगाया है, और यह आरोप किसी छोटे मोटे किसान नेता पर नहीं बल्कि राकेश टिकैत पर लगाया है। विकल्प आचार ने इनेलो को समर्थन देने के एवज में अभय चौटाला से 60 लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप राकेश टिकैत पर लगाया है कि संयुक्त किसान मोर्चा का असली रूप आप ऐलनाबाद चुनाव में देखोगे। हमने बता दिया था राकेश टिकैत 60 लाख रुपए लेकर इनेलो के अभय सिंह चौटाला को समर्थन करने आ रहे हैं। इससे पहले भी राकेश टिकैत जब यहां किसान आंदोलन में आता तो ये बताता कि मैं चौटाला साहब से मिलने गया, हमारी 7 पीढ़ी के रिश्ते हैं। जहां टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर के ऊपर आज तक हमने किसी राजनेता को चढ़ने नहीं दिया, उसी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर लगातार चौटाला के भाषण कराने वाला ये राकेश टिकैत था। विकल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने राकेश टिकैत पर किसानों के हर आंदोलन को बेचने का आरोप लगाया। साथ ही आंदोलन को बेचकर अवैध संपत्ति इकट्ठा करने के भी आरोप लगाए। हर आंदोलन को, चाहे यूपी के गन्ना किसानों का आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन हुए, इसने सरकार के हाथों में बेचकर अवैध संपत्ति कमाई। ये ना किसान नेता है, ये किसी भी पार्टी का दलाल। इसकी आप हकीकत जानिए कि जब हम सिंधु बॉर्डर पे मीटिंग में हमने कहा कि आप यूपी के अंदर बंद क्यों नहीं करते, रोड जाम क्यों नहीं करते, पक्के मोर्चे क्यों नहीं लगाते, तो ये कहता था राजनाथ सिंह और योगी से मेरे घरेलू संबंध है, आपके कारण घरेलू संबंध नहीं तोड़ सकता। हम जवाब देते थे खट्टर और दुष्यंत के साथ हमने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। जब ये यूपी में होता है तो ये योगी का रिश्तेदार होता है, हरियाणा पे आने पर ये चौटाला का रिश्तेदार बढ़ जाता है, पंजाब में जाने के बाद ये बादल परिवार का रिश्तेदार बनता है, और राजस्थान में जाने के बाद ये गहलोत परिवार का रिश्तेदार बनता है। ये केवल किसानों का दलाल है। विकल ने कहा कि एक तरफ टिकैत ने इनेलो से पैसे लेकर उसके लिए प्रचार किया तो गुरनाम सिंह चडोनी ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। संयुक्त मोर्चा को आज से अपना नाम तोड़ देना चाहिए, संयुक्त किसान मोर्चा। गुरनाम चडोनी जहां यहां आकर क्लियर कट कांग्रेस के लिए वोट मांगता है, कहता है कि इनेलो ने किसान मारे, कहता है कि बीजेपी जेजेपी का विरोध करना है, मेरे लिए कहता है कि हमने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो एक ही पार्टी बची, वो थी कांग्रेस। तो जहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारक के रूप में गुरनाम चडोनी का इस्तेमाल किया, आज 60 लाख रुपए के लिए पूरे किसान संयुक्त मोर्चा को बेचने का काम राकेश टिकैत ने नाथुश्री चोपटा और ऐलनाबाद के अंदर कर। विकल्प आचार ने लखीमपुर हिंसा के बहाने भी राकेश टिकैत पर हमला बोला। उन्होंने शहीद किसानों का 45 लाख रुपए में सरकार के साथ सौदा करने का भी आरोप लगाया। 750 किसानों की शहादतें यार, 750 किसानों ने जान दी, और इस राकेश टिकैत का चेहरा तो उसी दिन बेनकाब हो गया था जब लखीमपुर खीरी में हमारे 4 साथियों को गोली और गाड़ियों के नीचे कुचला गया। जब हमें लखीमपुर खीरी में बाकी जो देश के ओरिजिनल किसान नेता थे वो जाने लगे तो उन्हें रोका गया, और रातों रात Z+ सिक्योरिटी देकर राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी ले जाया गया ताकि वो मामला लंबा ना बढ़े। हाथों हाथ 45 लाख में उन शहीद किसानों का सौदा इस राकेश टिकैत ने करा था। अगर उन शहीदों के लिए हम वहां जाम लगाते, 3 दिन बॉडी हम वहां रखते, पूरे देश के अंदर सरकार हिल जाती और निश्चित तौर पर किसानों के तीनों काले कानून वापिस होते, MSP गारंटी कानून मिलता। लेकिन इसने जिंदगी के अंदर लाखों के सौदे करे हैं, किसानों के सौदे करे हैं। ये किसानों का दलाल है, ये किसानों का गद्दार है। एक तरफ विकल्प आचार दोनों बड़े किसान नेताओं पर आरोपों की बौछार कर रहे थे तो दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला ने संयुक्त किसान मोर्चे की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में ही किसान नेताओं की व्याख्या और स्वर दोनों बदले हुए नजर आए, जिससे ये उजागर हो गया कि सभी किसान नेताओं के अपने अपने लाभ हैं और वे उसी के अनुरूप अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं। खुले तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा का एक आदमी, एक बड़ा लीडर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, जेजेपी बीजेपी
और इनेलो का भी विरोध कर रहा है, और दूसरा लीडर खुले तौर पर इनेलो के वोट मांग रहा है, तीसरा लीडर इलेक्शन लड़ रहा है। मैं बिना नाम ले कहूंगा, ये समझ सकते हैं कि ये इन संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली में बैठे लोगों का एजेंडा किसानी से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना, अपने राजनीतिक फायदे और उसका लाभ लेना है। उनकी एकता कितनी बुरी तरह और उनकी आपसी अंदर की इंटरनल कितनी ताकत है, कितने वो यूनाइटेड हैं, संयुक्त हैं, ये एक्सपोज हो गई इलाहाबाद के इलेक्शन में। प्रचार के आरोप गंभीर हैं। गंभीर इसलिए क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का दावा रहा है कि वो किसी पार्टी के समर्थन में वोट की अपील नहीं करेंगे, लेकिन झोला लौटाने की अपील करना कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। अगर प्रचार के दावों में दम है तो सवाल ये है कि क्या राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने मकसद के लिए किसान आंदोलन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। विकल्प प्रचार ने आज जो हमले किए और जो आरोप लगाए वो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में तो निश्चित तौर पर वो मुद्दा रखते ही हैं, लेकिन वो देश की राजनीति को भी गरबाने का मामला रखते हैं। बात करेंगे हम इसी विषय पर, और जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। मेरे साथ योगेश कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अतर सिंह संधू जी हैं जो कि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। प्रोफेसर विधु रावल, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। खालिद चहलका जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमनदीप केसरी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और विवेक चौधरी जी, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमनदीप केसरी भाई आपके पास ही आता हूं। 60 लाख रुपए का बिल यह बताया है कि इतने में खरीद फरोख्त की गई है अभय चौटाला जी के द्वारा राकेश टिकैत की। ये मैं केशव जी आपकी पूरी बात नहीं सुन सका था। ये किसने आरोप लगाया, किसी व्यक्ति ने लगाया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों के लिए और सबको मालूम भी है, प्रदेश के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित जो राज्य सरकारें चल रही हैं उनके अंदर सारा तमाम जो है तंत्र आता है, सरकारी तंत्र। अगर ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है, वो पकड़ सकते हैं। अगर किसी ने आरोप लगाया तो वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिले हुए कोई व्यक्ति होंगे, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा हुआ है तो वो पकड़ सकते हैं। अब उसको पकड़ने के लिए कोई अमेरिका की फौज तो नहीं आएगी। ठीक है केशव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है मनदीप जी, आपकी साउंड में भी थोड़ा सा इश्यू है, मैं उसे दुरुस्त करता हूं, फिर मैं वापस आता हूं आपके पास। खालिद भाई आपके पास भी मैं आता हूं। विकल्प प्रचार ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कांग्रेस का स्टार प्रचारक करार दे दिया आज। देखो केशव जी, कौन क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात करें, पहले हमको यह समझना चाहिए कि जो साल भर से किसान आंदोलन चल रहा है। नहीं सर, आप वो बाद में पहले देखिए, आपको बात सुननी चाहिए। अगर आपको किसी पार्टी विशेष से या किसी विशेष प्रत्याशी से प्रेम है तो हम उसके बारे में बात में सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये मैं सबका जवाब कमेंट है, आपका जवाब दूं, मैं सीधा जवाब दे दूं, आपको मतलब क्या बनता है। मैं आपको जवाब देने वाला हूं ना, आप सुन लीजिए। जो 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है या 1000 किसानों ने जो शहादत दी, वो इसलिए नहीं है कि किसी एक विधानसभा का, एक राज्य का या एक चुनाव का मसला है। वो एक बहुत बड़ा मसला जिसको इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल हमारी कांग्रेस पार्टी, जिसका हर उसमें संसद में, विधानसभाओं में, सड़क पे हर तरह उसका विरोध कर रही है। वो आंदोलन किसी एक विधानसभा का या किसी एक राज्य का मोहताज नहीं, ना ही वो इसके लिए किया जा रहा है। जिन किसानों ने सारा कुछ अपना झेला, सर्दी झेली, गर्मी झेली, बरसात झेली और फिर आगे से फिर सर्दी आ गई है, वो किसी एक विधानसभा के लिए मोहताज नहीं है। कौन क्या कह रहा है ये इसको समझने से पहले आप इसको ये समझ लीजिए। अब गुरनाम जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। आप राकेश टिकैत जी के लिए ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 50 लाख रुपए ले लिए। लेकिन एक तरफ जो मिस्टर प्रचार जी हैं, 60 लाख जो मिस्टर प्रचार जी हैं, उनके लिए भी यही कहा जा रहा है। वो मैं नहीं कह रहा हूं। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि आपके लिए भी ये कहा जा रहा है कि आप भाजपा दादा प्रायोजित हैं,
बहुत स्पष्ट जवाब नहीं था। तो ये सारी चीजें, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, खालिद भाई स्पष्ट जवाब तो आपका भी नहीं है। बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। ये एक विधानसभा, एक राज्य इस किसान आंदोलन से और कानून जो देश में बने हैं किसानों के खिलाफ, इनसे कहीं ऊपर है। ये मैं चलिए ठीक है, आपके स्टार प्रचारक हैं या नहीं है? आप स्टार प्रचारक मानते हैं या खंडन करते हैं उनकी बात का कि भाई नहीं तो हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं? अगर कोई नहीं, आप ऐसे कैसे सोचते हैं? अगर कोई वोट मांगने आ रहा, अगर राकेश टिकैत जी ने उनके लिए वोट मांग लिए अभय सिंह जी के लिए, और गुरनाम सिंह चंडू जी ने वोट मांग लिए कांग्रेस पार्टी के लिए, या वो कुछ कह रहे हैं भाजपा के लिए, आप इसको किसान आंदोलन के खिलाफ एक मतलब ये नहीं मान रहा, नहीं जोड़ रहा मैं। अगर उन्होंने मांग लिया तो इसका मतलब ये नहीं जोड़ रहा मैं। इनका मतलब ये नहीं होता कि ये सारा का सारा आंदोलन किसी एक विधानसभा, नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा, एक विधानसभा के लिए हो रहा है। 100% एग्री करता हूं आपकी बात से। लेकिन विकल्प प्रचार जी ने जो कहा कि आपके स्टार प्रचारक हैं, आप खंडन नहीं कर रहे इस बात का? नहीं, विकल्प प्रचार जी के लिए ये भी कहा गया कि क्या ये सही है, क्या ये सही है कि वो भी भाजपा द्वारा सर वो दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल है, उस सवाल की बात करूंगा मैं रावल साहब को, मैं विधु रावल जी को नहीं छोड़ूंगा जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल है, मैं पूछूंगा उनसे सर। लेकिन आप इस बात का तो जवाब दीजिए कि आप खंडन कर रहे हैं इस बात का कि वो आपके स्टार प्रचारक नहीं है? नहीं, खंडन नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहे, ठीक है, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, ठीक है, अगर वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? ठीक है, अगर वहां किसान के नेता क्या कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, या ये वो ये कह रहे हैं, ठीक है, या वो ये कह रहे हैं कि भाजपा को वोट मत दीजिए, आप किसी को वोट दीजिए, तो मतलब कहीं ना कहीं वो इन कानूनों से त्रस्त लोग हैं और जो भाजपा के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल जी, मैं बड़ा हैरान हूं यहां पर सुनकर। पहले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की बात सुनी, उन्होंने खंडन नहीं किया कि हमने 50-60 लाख दिया नहीं दिया, इस बात उन्होंने कहा कि ठीक है पुलिस पकड़ लेगी। पहली बात तो ये, उन्होंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया इस बात को। दूसरी, स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के यहां पर प्रवक्ता कह रहे हैं कि ठीक है हमने 50-60 लाख या 70 लाख या शायद 30 लाख अपनी स्वाद अनुसार, अपनी हैसियत अनुसार जितना चढ़ूनी साहब को इन्होंने दिया होगा। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा नवेदु जी, ऐसा नहीं कहा, झूठ नहीं, ठीक है, झूठ प्रचार नहीं, साहब की बात नहीं, देखो बरादर साहब की बात नहीं है, देखो रावल साहब की बात नहीं है, चलिए मैं वेट करता हूं, आप झूठ बोलते हैं, इससे बड़ी आपत्ति हमको। अगर आपको नहीं टोकेगा या अगर चैनल नहीं टोकेंगे, इस देश का दुर्भाग्य, एक मिनट राहुल, एक मिनट इसके सब्जी, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मीडिया चैनल को राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग चला रहे हैं। अन्यथा इस देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ा हिस्सा था देश के मीडिया का। आज अजीब स्थिति हो गई कि आप सरकार से जुड़े लोग चैनल को चला रहे हैं, इसकी शुरुआत वो चैनल खालिद भाई, ठीक है, खालिद भाई, इसकी शुरुआत कहां से हुई? किस दिन इस चर्चा पर भी बात कर लेंगे, हम एक लंबा छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं जवाब ले रहा हूं प्रोफेसर साहब से। विधु जी, मैंने अगर ये मेरा पूरा वाक्य सुनते तो फिर शायद इन्हें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं भी बीच में बोलता नहीं, उम्मीद करता हूं ये भी नहीं बोलूंगा। मैंने ये कहा कि इन्होंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया कि चढ़ूनी ने को इन्होंने 30 लाख दिए, 40 दिए, 50 दिए, 70 दिए, 150। ये सवाल ही नहीं हुआ। मैं कहता हूं, मैं इसका बिल्कुल विरोध, आपकी भाषा का विरोध करता हूं। आप ये शब्द नहीं कह सकते, आप ये शब्द नहीं कह सकते। देख मुझे बोलना पड़ेगा कैसे पूछिए, अगर आप ये गलत बयानबाजी होगी तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है विधु जी, दूसरे व्यक्ति को बोलने का अवसर ना दीजिए। नहीं, आप देखो गलत चीज आप नहीं करें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं प्लीज, आप दोनों में से मैं कहूंगा आगे बढ़ते हैं। विधु जी ठीक है, आगे रखिए अपनी बात आप जल्दी से। सर भाई साहब, मैं बात को बिल्ड कर रहा था, ये बार बार बीच में आ जाते हैं। इन्होंने डिनाई नहीं किया, ना ही इंडियन नेशनल लोकदल के ने किया। लेकिन मैं जो चढ़ूनी साहब ने कहा, उनकी याददाश्त के लिए थोड़ी और बता दूं। चढ़ूनी साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने 1700 गोलियां गिनी थी इंडियन नेशनल लोकदल ने जो किसानों पर चलाई थी। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से महम के अंदर कांड हुआ, किस प्रकार से कंडेला के अंदर किसानों को बुला, किस प्रकार से किसानों की बिजली माफ करने का वादा कर इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में आई थी और उसके बाद वो वादा खिलाफी हो गई। इसके बाद चढ़ूनी साहब जो भूल गए वो मैं बता देता हूं। चढ़ूनी साहब भूल गए कि ये एक आंकड़ा है कि कांग्रेस के राज में 30 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 30 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और सरकारी तौर पर खुद कांग्रेस ने जो है ऑन रिकॉर्ड ये बात मानी है कि 4.5 लाख किसानों को आत्महत्या की है। चढ़ूनी साहब भूल गए, मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए। चढ़ूनी साहब भूल गए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर 8 साल तक धूल जमाए बैठी रही कांग्रेस।
भूल गए चढ़ूनी साहब कि किस प्रकार निसिंग में, लोनी में जिस कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार यहाँ करने आए हैं, ठीक है सर, उसी कांग्रेस ने किसानों पर ठीक है सर, विधु जी, ठीक है विधु जी, अब मैं खालिद भाई का सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और ये उम्मीद रख रहा हूं कि आप भी क्लियर कट और सीधा जवाब इस बात का देंगे। वो कह रहे हैं कि विकल्प प्रचार जी वो आपका एक तरीके से बी टीम है। जिस तरीके से चढ़ूनी को हायर किया कांग्रेस ने, टिकैत जी को हायर किया अभय सिंह चौटाला ने, तो उसी तरीके से विकल्प प्रचार जी को हायर कर लिया भाजपा ने। देखिए अभी क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, बड़े मार्जिन से जीत रही है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल में, कांग्रेस में और इस प्रकार के निर्दलीय विकल्प प्रचार नाम बताया आपने, इन सब लोगों में यह होड़ है कि भाजपा की बी टीम कौन बनेगा, यानी दूसरे नंबर पर कौन आने। ये असल में होड़ जो है दूसरे नंबर पर आने की है। विकल्प प्रचार जो कुछ बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। मैं आपके चैनल पर लाइव बोल रहा हूं और केशव भी जरूर सुनिए इस बात को। विकल्प प्रचार जो कुछ बोल रहा है बिल्कुल गलत और झूठ बोल रहा है। अब यही बात जो मैंने बोली है, यही कांग्रेस के प्रवक्ता से चढ़ूनी के बारे में बुलवा कर दिखाइए और टिकैत के बारे में इंटरनेशनल लोकदल से बुलवाइए। अभी झूठ का विरोध हो जाएगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि विकल्प, आप जो ये बात कह रहे हैं कि विकल्प प्रचार बी टीम है, उन्होंने डिनाई कर दिया इस बात को, ऑन एयर डिनाई किया आपके सामने। आप डिनाई कर सकते हैं चढ़ूनी साहब, वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसकी बात तो मैं नहीं आता। आप डिनाई कर सकते हैं चढ़ूनी जी को। अब आप चढ़ूनी को फरेबी बताइए, अब आप टिकैत को चढ़ूनी दोनों को फरेबी बता के बताइए। खालिद भाई, मैं आगे बढ़ूं या बता रहे हैं ना, आप साफ करके आइए ना। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो उन्हें फरेबी बता रहे हैं, क्या आप चढ़ूनी साहब को बता सकते हैं फरेबी? ना मैं किसी को फरेबी बता रहा हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, और भी लोग जुड़े हैं, ठीक है विधु जी, और भी लोग जुड़े हैं। मैं अतर सिंह जी के पास आ रहा हूं। अतर सिंह जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, ऐसा है, ये तो साबित हो चुका है कि पूरी तरह से जो किसान नेता है और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। पहले आपको बताऊं, ये विकल्प प्रचार कर रहे 60 लाख रुपए की बात, इससे पहले शिव कुमार काका जी ने, जो किसान नेता थे 40 संगठनों में से, उसने गुरनाम चुड़नी में 10 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगाया था। वो बात भी सबके सामने, तो उसको सस्पेंड भी किया गया था। ये सारे नेता राजनीतिक लोग हैं और पूरी तरह से कोई कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, कोई इन लोगों का सपोर्ट कर रहा है। राकेश टिकैत का ये कहना है 6 महीने पहले एक आदमी झोला रख के चला गया, उसका ब्याज समेत लुटा देना, इसका मतलब क्या है? देखिए पूरी तरह से कांग्रेस को लोगों ने भी किसानों के साथ अन्याय किया और इन लोगों ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय किया। कांग्रेस के लोग ट्रैक्टर लेकर के ट्रैक्टर फूंक देते हैं, कभी अंबाला में, कभी दिल्ली में। देखिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात बता दूं, कांग्रेस ट्रैक्टर और हल किसान के लिए पूजनीय होता है, उस ट्रैक्टर को जलाकर अपना नुकसान कर लिया। देखिए पूरी तरह से मैं बताऊं, ये पूरी तरह जो दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन चल रहा है पूरी तरह राजनीतिक है। ये सब लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। मैं तो ये कहता हूं, राकेश टिकैत में और गुरनाम चुड़नी में दम था तो इलाहाबाद को चुनाव लड़ते ना किसान। हम कब मना करते, हम क्या मैदान में आते? उनमें यहां दम नहीं है, सिर्फ उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकनी है, पैसे लेकर के लोगों की सपोर्ट करनी है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक लोगों के साथ किसान उनके पीछे चल रहे हैं। मैं तो किसान ने इन दोनों लोगों को ठुकरा देना चाहिए और आगे बढ़ करके जो मांगे सरकार के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि सरकार उनकी जो जायज मांगे हैं उनको सरकार पूरी तरह से पूर्ण कर सके। ठीक है विवेक चौधरी जी, आज दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने भी यही बात कही है कि एक लोकदल के लिए वोट मांग रहा है और एक कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। नहीं, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। दिग्विजय जी ने यह भी कहा है कि एक कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, एक इनेलो के लिए वोट मांग रहा है और एक खुद के लिए वोट मांग रहा है, तीसरा खुद के लिए वोट मांग रहा है। आज कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ चुका है, जो ये किसान का चोला ओढ़ के लोग और बड़े बड़े किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे जमाल गांव में दुष्यंत जी का विरोध किया जाता है, जब वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ शमशेर नाम का आदमी जो पकड़ा जाता है वो कहाँ का मिलता है? जितने भी आदमी वहां पे पकड़े जाते हैं वो इलाहाबाद से बाहर के पकड़े जाते हैं। आज कहीं ना कहीं ये लोग किसानों का चोला ओढ़ के किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के ऊपर हमला होता है तो उसमें इनेलो के कार्यकर्ता जो पोस्ट होल्डर है इनेलो के अंदर, वो ईंटें मारने का काम करते हैं। आज कहीं ना कहीं ये जीत को देखते हुए बौखला चुके हैं लोग
और जो गोविंद कांडा जी की जीत एक भारी मतों से होने जा रही है, उसको देख के बौखला चुके हैं और ऐसी अनाप-शनाप हरकतें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर जो डर है, उसी के लिए इनको ऐसे स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है। जिनको ये खुलेआम स्टार प्रचारक नहीं बना सकते, उनसे ये इशारा करवाने का काम करते हैं। आज अगर इतने ही मैं दोनों ही किसान नेताओं की बात करूं, अगर वो किसानों के इतने हितैषी थे तो क्यों नहीं दोनों ने चुनाव लड़ा? दोनों को आके चुनाव लड़ना चाहिए था, किसानों की बात उठानी चाहिए थी। विकल्प प्रचार का ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, मैं वापस आता हूं, मैं वापस आऊंगा और आपके सवालों का जवाब अमनदीप जी से लूंगा। मैं आपके सवालों का जवाब सीधे अमनदीप केसरी जी से लूंगा। चुनाव क्यों नहीं लड़ा? ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब अमनदीप जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं योगेश जी के पास आ रहा हूं। योगेश जी अपनी बात रखिए और ये बात भी समझाइए, क्योंकि हम सुबह भी बात कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन के महासचिव से, और भी किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे, बीकेयू चढ़ूनी संगठन के ही वो लोग थे। तो जब उनसे सवाल पूछा जाता है इस बारे में, तो वो कह देते हैं कि चढ़ूनी साहब की व्यक्तिगत राय है, इससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कोई इस तरह की बात आती है तो कहते हैं वो किसान मोर्चे की बात है। ये सरेआम बकवास है। अगर कोई ऐसी बात करता है कि उनका पर्सनल मामला है, ये पर्सनल कभी भी नहीं होता है। आप चुनाव में जाके अगर कोई बात कर रहे हैं, किसी दल के लिए मांग रहे हैं वोट, तो ये आपका व्यक्तिगत मामला नहीं। आपको जानता कौन है व्यक्तिगत तौर पर? कोई नहीं जानता। आपको किसानों की वजह से जो किसानों की हैसियत से यहां तक एक पहचान मिली है। और अब मैं बात थोड़ी सी एक्सटेंड और कर देता हूं। जो ये अभी उन्होंने बोला है, जो किसान चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जो कहा है कि यहां पे वो बहुत सीरियस मामला है, जिसके ऊपर आपने बात ही नहीं की है कि यहां 5 से 10 कत्ल हो सकते हैं। ये बात पॉइंट रखा ये बहुत सीरियस मामला है। और ये कत्ल कौन करवाता है, ये बैक ट्रैक अगर इनका चेक करेंगे तो ये लड़ाई झगड़े कराने वाले कौन लोग हैं। उन्होंने महम का भी जिक्र किया है, उन्होंने और जगह के भी जिक्र किए हैं। ये मामले अगर ऐसे इस चुनाव के अंदर ऐसी बातें अगर आ रही हैं, देखिए बीजेपी का स्टेक पे कुछ नहीं है। बीजेपी चुनाव हारे जीते उनका कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके पास तो ये सीट थी ही नहीं, ठीक है। अब सरकार उनकी गिरती नहीं है, तो उनका स्टेक पे कुछ नहीं है। वो जीतते हैं तो ये प्रूव करते हैं कि जो ये कानूनों की बात चल रही है, ये सब के सब जो ये बात कर रहे हैं, ये सब की सब ये किसान नहीं है, ये नकली लोग हैं। ये बीजेपी साबित करेगी। लेकिन इस जगह पे फंसाया किसने है? फंसाया है इनेलो ने। ना इनेलो रिजाइन करके आते, ना ये चुनाव का बोझ लोगों पे पड़ता, और ना ये टेस्ट होता। अब इस टेस्ट में मैं फिर बात कर रहा हूं, मैंने पहले भी की थी कि अभय सिंह चौटाला जी अगर चुनाव हार जाते हैं तो ये किसानों का की हार मानेंगे या अभय सिंह चौटाला की हार मानेंगे? क्योंकि आपने रिजाइन तो 3 कानून की वजह से किया था और उन कानूनों में कोई बदलाव हुआ नहीं। मेरा मानना फिर से बिल्कुल क्लियर है कि अभय सिंह चौटाला जी अगर छोड़ के आए थे तो उन्हें खुद ना लड़के अगर चुनाव लड़ाना ही था, किसी और से को लड़ाते। कम से कम आप फेस सेविंग तो आपकी रहती कि भाई देखो मैं तो तब तक विधानसभा नहीं जाऊंगा। योगेश जी, अब प्रचार थमा हुआ है, ये 3 दिन बचते हैं, तो ये राकेश टिकैत वाली बातों को उछलवाना और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का ये कहना, राकेश टिकैत जो है वो क्या संबंध रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, भारतीय किसान यूनियन के, वो देश के सामने है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये एक तरीके का प्रचार ही चल रहा है क्या इन 3 दिनों में? मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से और एक्चुअल पार्टीज की अंदर की बात बता देता हूं। जैसे अतर सिंह संधू बैठे हैं, बीजेपी का अपना लिख के बैठे हैं ना, ऐसे ही जो भी बोल रहा है उसे भी लिखना चाहिए कि भाई मैं इनेलो की तरफ से हूं, मैं कांग्रेस की तरफ से हूं, क्योंकि सबके किसान मोर्चा हैं, सबके मजदूर मोर्चा हैं। तो आप अगर कोई स्टैंड लेते हैं तो सरेआम खड़े होकर लीजिए। तो सरेआम खड़े होकर चंडूनी जी बोले कि जी मैं कांग्रेस किसान यूनियन का की तरफ से बोल रहा हूं। ऐसे ही अगर वहां टिकैत जी बोलते हैं, टिकैत जी तो बड़ी गोलमोल बात करके गए, मुझे बड़ा बुरा लगा। आप स्पष्ट क्यों नहीं बोलते हैं कि जी आपके पास कोई 6 महीने पहले थैला रख गया था, कोई 3 साल पहले रख गया था, कोई 2 महीने पहले, ऐसी ये मतलब क्या है? आप दम रखते हैं, आप सरेआम खड़े होकर कहिए कि भाई मैं इनके साथ रहा हूं, मैं इनको जानता हूं, ये मेरे साथ लगे हैं, हमारा मदद की है इन्होंने, लेकिन नहीं की। एक चीज और कही है उन्होंने, जो बात विकल्प प्रचार ने, उन्होंने एक बात और कही है, उसको मैं और आगे बढ़ा देता हूं। वो जो कांड हुआ यूपी के अंदर, जिसमें गाड़ी चढ़ाई गई, उसमें रातों रात ये चले, तो राकेश टिकैत जी वहां पहुंचे नहीं है। उसके आगे की कहानी बताता हूं जो शायद लोगों को नहीं पता होगी। ठीक है सर, वो करेंगे। 1 सेकंड में 2 सेकंड नहीं लगेंगे, लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। मुद्दा भटक जाएगा, मुद्दा नहीं भटकेगा। मुद्दा यहीं पे है कि वो गए नहीं है,
उन्होंने एक कंडीशन रखी है यूपी गवर्नमेंट को कि कोई भी नेता नहीं आना चाहिए एंड स्पेशली कोई भी किसान नेता नहीं आना चाहिए, तभी यह फैसला होगा। जो आदमी ऐसी बातें करेगा तो वो तो मोर्चे को खुद ही तोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा विधु जी से, लेकिन उससे पहले मैं अमनदीप जी के पास आ रहा हूं। अमनदीप जी, राकेश टिकैत वहां पर आए हैं या फिर उन्हें वहां पर बुलाया गया है? जी केशव जी, नहीं मैं केशव जी, पहली बात तो ये है कि आपकी तरफ से ये कमी जरूर है कि राकेश टिकैत जी का प्रतिनिधित्व उनका कोई आदमी या चढ़ूनी जी का आदमी इस डिबेट में बुलाना चाहिए था। राकेश टिकैत जी अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूं सर, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उन्हें कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं पा रहे। एक चीज और मैं मेरी टीम जो है, अमनदीप भाई, मैं दर्शकों को बता दूं ये बात, मैं किसान मोर्चा से भी कनेक्ट कर रहा हूं और मैं विकल्प पचार जी को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन टाइम देने के बावजूद भी वो फोन नहीं उठा रहे। टाइम देने के बावजूद भी आज भारतीय किसान यूनियन से कोई फोन नहीं उठा रहा है। नहीं, वो आपके लिए वोट मांग रहे हैं, आप उनके हैं तो आप सुनिश्चित कीजिएगा केशव जी कि जब मैं बोलूं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। ये जो भी बोल रहे हैं, आप मुझे वो बात कह रहे थे तो मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है कि भारतीय किसान यूनियन से कोई फोन नहीं उठा रहा है, टाइम देने के बावजूद भी वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और विकल्प पचार जी को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार वो जुड़े। अब रखिए अपनी बात आप। हाँ ठीक है, वो मैंने अब अगला ये बात क्लियर हो गई है कि भाई जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं टिकैत जी पे या किसी किसान मोर्चे में, वो वही उनका जवाब देंगे। अब बात रहेगी हमारे ऊपर आरोप लगाने की। किसी व्यक्ति ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने पैसे दिए हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया बड़े कम शब्दों में। शायद एक हमारे भाजपा के साथी को समझ नहीं आया। उसके अब 3 कारण हो सकते हैं। अगर पैसे दिए तो क्या इनको इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं है कि इलेक्शन फेयर हो रहा है नहीं हो रहा है? दूसरी बात, इनको अपनी पुलिस पे, ना प्रदेश की ना केंद्र की पुलिस पे यकीन है। अगर ऐसी बड़ी पैसे का लेन देन हुआ है तो उसको कौन पकड़ेगा? इसका मतलब इनको खुद पता है कि हम इनके अंदर काबिलियत नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। भाई अगर ऐसा होता काम तो भाई बीजेपी, अगर ऐसा काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या अभय सिंह चौटाला जी को बचा रही है? फिर इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका? ये केवल एक ही बात बचती है कि सरासर झूठ है और इनको भी खुद पता है। केवल इस जो आपका कीमती समय चैनल का है वो बर्बाद करना है। अब ये कह रहे हैं कि विकल्प पचार जी बिल्कुल झूठे आदमी है, तो झूठे हैं तो बात ही खत्म होगी। जितना भी उन्होंने बयान दिया, अगर वो झूठे हैं और मेरे विरोधी प्रवक्ता इस बात को मान रहे हैं, तो इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अब इससे ऊपर क्या बचा हुआ है? ठीक है, दूसरा सवाल मैं आता हूं, विधु जी मैं आता हूं। 5 जने बैठे हैं। ठीक है अमनदीप जी, राकेश टिकैत जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश टिकैत जी से मैं बात करता हूं। ठीक है, राकेश टिकैत जी फोन लाइन पर जुड़े। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद। आज विकल्प पचार जी ने कहा कि 60 लाख रुपए में डील हुई है आपकी और अभय सिंह जी की। 60 लाख में 60 लाख रुपए में अभय सिंह चौटाला जी की और आपकी डील हुई है इलाहाबाद विधानसभा चुनाव में प्रचार करने की। विकल्प पचार ने कहा काम यही बेचने बाजने का काम तो यही ज्यादा जाने, हम तो जानते नहीं। हमने तो ये कहा कि मोदी सरकार के उसको वोट नहीं देना, ये कहा हमने। तो मतलब आप इलाहाबाद में जा रहे हैं तो आप वहां पर सीधे खुले तौर पर ये बात कह रहे हैं कि भाजपा को वोट ना दें? इलाहाबाद में चुनाव था, इलाहाबाद में गए, इनको कहता है कि जिनसे हम 11 महीने से दिल्ली में बैठे, ऐसी सरकार को वोट नहीं देना, ये कहा हमने। ठीक है, मैं आता हूं विधु जी। ठीक है साहब, क्यों ना कहें? ठीक है, एक बात बोलो, क्यों ना कहें हम? ना बिल्कुल कह सकते हैं सर। हमारी सरकार बातचीत जब तक नहीं सुनेगी हमारी, तो कहेंगे इनको वोट नहीं देनी। ठीक है, अब वोट नहीं देनी, विधु जी मैं आता हूं, वोट नहीं देनी वो आपने बता दिया, लेकिन वोट किसे देनी है? राकेश जी वोट नहीं देनी वो आपने बता दिया। क्या आपने ये भी बताया जनता को चोरी छिपे की वोट दें किसे? ना, हमने तो नहीं बताया ये। टिकैत जी, मेरा एक सवाल है। आपने किसी को ये नहीं कहा कि एक्स को वोट डालिए, लेकिन चंडूनी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि कांग्रेस को वोट डालिए, तो हम क्या मान के चलें? उनका तो नहीं पता, उन्होंने भी कहा होगा कि कुछ तरह तो कोई नहीं। सर आप इंटरनेट पे और इन पे पूरा दिन लगे रहते हैं, आपको एक एक खबर होती है। आप सवाल से बच के ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं विधु जी का एक सवाल ले रहा हूँ। विधु जी अपना सवाल पूछ रहे हैं। विधु जी, राकेश टिकैत जी,
आपने ये कहा कि बीजेपी जिसने फसल बीमा योजना चालू की, आपने ये कहा कि बीजेपी जिसने एमएसपी को A2+SL पर लागू किया, आपने ये कहा कि बीजेपी जिसने 1800 करोड़ जो है किसानों के खातों में डाले, उसको वोट में डाले। आपने ये बोल रहे हो क्यों? चलिए विदुर जी, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे तो क्या कंडेला कांड में किसानों को भूलने वाली आप क्या क्या कहना चाहते हैं कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल को वोट डाल दें? जिसने 1700 गोलियां चलवाई उसको वोट डाल दें? ठीक है विदुर जी, मैं पूछ रहा हूँ विदुर जी मैं पूछ रहा हूँ आप बताइए, नहीं पड़ता इसमें, मैं पूछ रहा हूँ आप क्यों बहस करो भैया? हम इसको पढ़ते ही नहीं, बहस ठीक है पड़ती। ठीक है साहब, ठीक है साहब, बहस की बात नहीं। विदुर जी मैं पूछ रहा हूँ सर, विदुर जी प्लीज राकेश टिकैत जी, आप इस राजनीतिक दल, आप पता है नहीं कौन बोल रहे, आवाज आती नहीं, आपको कोई चीज पूछनी, ठीक है, अगर आप एंकर बोल रहे कोई चीज पूछनी तो मैं आपका जवाब, ठीक है, मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ सर, आप एलनाबाद उपचुनाव में किसका समर्थन कर रहे हैं सर? नहीं, हमने समर्थन किसी का नहीं करा। हमने ये कहा है कि हम 11 महीने से दिल्ली में बैठे, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, ठीक है, इनको वोट नहीं करना, ये कहा हमने। राकेश टिकैत जी, क्या ये बात सच नहीं है कि हरियाणा का वो इलाका जो कि एलनाबाद की तरफ का लगता है, वहां पर भारतीय किसान यूनियन और इंडियन नेशनल लोकदल तकरीबन एक ही मतलब होता है उनका? नहीं, मतलब तो भाई सारा कोई किसान यूनियन कोई इलेक्शन थोड़ा लड़ रही भाई, इलेक्शन तो हम लड़ते नहीं भाई, हर आदमी कोई न कोई वोट देता है। ये जब सरकार आई, बीजेपी सरकार जब आई, पार्टी को वोट तो इसको भी जनता ने वोट दी, गांव के लोगों ने। अब ये इस तरह का एलिगेशन न लगाओ लोगों पे, लोगों को नाराज ना करेंगे कि आप डंडे के ताकत पे ये उसको हाँकना चाहते हैं। अपना व्यवहार में सुधार करें, क्या इनसे गलती हुई है उसको सुधार कर लें, हमको किसी से कोई ऐतराज नहीं है। लोग तो अब ये पूछ रहे हैं ना सर, के दम पे हाँकना चाहते होंगे तो ये जनता नहीं हाँकेगी सर। इस टिकैत साहब तो सत्ता जवाब से भी कर देगी। टिकैत साहब, लोगों का अब ये सवाल है कि टिकैत साहब जैसे किसान नेता, समझदार किसान नेता जो कि आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, वो देश जाकर, राज्य जाकर, इवन उपचुनाव में एक सीट पर जाकर वहां पर भी क्यों इस तरह का चुनाव प्रचार करें? मतलब किसान नेताओं की राजनीति में दिलचस्पी कैसे हो गई? तो राजनीति का बगल है, वहां पर हमारी मीटिंग थी, 2 पंचायत थी, हमने पंचायत करी, तो क्या दिक्कत है पंचायत करने में? और पंचायत वहां पर करी जहां पर चुनना जो उसका वोट की चोट। टिकैत जी लाइन पर हैं आप? राकेश जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। बहुत धन्यवाद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राकेश टिकैत को आप साफ तौर पर सुन रहे थे और तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया। अमनदीप जी, वापस मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप ही की बात अधूरी रह गई थी और वो बात भी ऊपर रही, किसान नेता को भी जुड़वा दिया, पक्ष उन्होंने रख दिया। जी, तो मैं यही कह रहा हूं केशव जी, तकरीबन सारा मामला उन्होंने क्लियर कर दिया, किसने पंचायत कराई, क्यों आए, क्या उन्होंने कहा। सिर्फ हमारे ऊपर आरोप था, वो भी बिल्कुल निरा झूठ निकला कि या तो अगर ऐसा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से किया किसी को पैसे का लेन देन, तो इनको भाजपा वालों को इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं, प्रदेश की गृह मंत्री अमित शाह पे विश्वास नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कह रहा था कि भाई अगर ऐसा गैर कानूनी काम हुआ है तो कौन पकड़ेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा उसको? ठीक है, क्या इनको सरकारों का नहीं पता, केवल शाखाओं का पता कैसे लगती है? ठीक है, एक दूसरा सवाल। और तीसरी बात, तीसरा सवाल आपका था, आपने जजपा के प्रतिनिधि का बोला था कि भाई उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा, तो उससे पहले मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं, आप पर अगर ये साफ दिख जाए। तो इस फोटो के अंदर जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, एक चेहरा जजपा का साथी अभी यहां बैठा हुआ है, गीतिका शर्मा जी के पैम्पलेट फोटो इनके हाथ में, और साफ साफ लिखा हुआ है कि गीतिका तेरे कातिल जिंदा हैं और हम शर्मिंदा हैं, गीतिका को इंसाफ दो। ठीक है, इनसे पूछने का, और जो बाकी चेहरे भी दिख रहे हैं ना, ये आपको कल की वीडियो के अंदर जो गोपाल के प्रचार के अंदर आए थे, ये सारे वो चेहरे हैं। इनसे ये पूछने का काम ठीक है। अमनदीप जी, ऐसा ही एक फोटो दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी आज दिखाया। अमनदीप जी, ऐसा ही एक फोटो दिग्विजय सिंह चौटाला ने आप दिखाया, और यही मेरा दूसरा सवाल भी था। मैं बात कर रहा हूं सर,
मैं उसी बात पे आ रहा हूं। ऐसा ही एक फोटो दिग्विजय सिंह चौटाला ने दिखाया और उन्होंने ये कहा कि आप जिन लोगों को ये कह रहे हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सभाओं का विरोध कर रहे हैं या ये लोग इन्हें अंदर नहीं घुसने दे रहे, वो सब आपके लोग हैं और वो सब एलनाबाद के बाहर के लोग हैं। जवाब सुन ले, मेरा जवाब सुन ले, मेरा जवाब सुन ले पहले, फिर अपना जवाब कीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ना आपको कभी टोकता हूं। पहले पूरा बात कंप्लीट करने दीजिए, जैसे आप बाकियों को करने देते हैं। एक तो स्क्रीन के ऊपर भाजपा का 2 प्रत्याशी बैठे हैं, जजपा के बिठाए हुए हैं। जजपा का ना चुनाव लड़ रहा है, ना 3 में ना 13 में। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे तो और 30 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बिठाना चाहिए आपको। इनका अमनदीप जी, ये तो बहुत वाहियात सा तर्क दे दिया सर आपने। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी मौका दे रहा हूं, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। वाहियात क्यों है? जल्दी से बाकी पार्टियों को बताइए। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो सर आपकी भी बी टीम किसान मोर्चा को बुलाया था मैंने, वो फोन काट गए बीच में से। फोटो आपके भी किसान मोर्चा से बुलाया था, उन्होंने बीच में फोन काट दिया। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं। जवाब देके गए आपको। पूरा ये झूठ मत बोलिया करें आप। आपको पूरा जवाब मिला, जनता ने पूरा सुना। और अगर कोई गलत हुआ है, अमनदीप जी आप मुद्दे की बात कीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मुद्दे पर आइए जल्दी से। आप उस सवाल का जवाब दीजिए जो दिग्विजय सिंह चौटाला ने फोटो दिखाए और कहा कि ये सब लोग जो विरोध कर रहे हैं लोकदल के और एलनाबाद के बाहर के हैं। आप इसका जवाब दीजिए जल्दी से प्लीज। उसका जवाब भी किसान नेता राकेश टिकैत ने दे दिया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य नेता हैं। उन्होंने दे दिया कि कोई आदमी को वोट डालने का अधिकार होता है और वो कहीं ना कहीं वोट डालता है। किसान यूनियन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर कोई किसान नेता किसी पार्टी को वोट डालता है तो ये उसका अधिकार है भाई वोट डालने का। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यानी कि जो किसान विरोध कर रहे हैं वो लोकदल के हैं, यानी जो किसान विरोध कर रहे हैं वो लोकदल के हैं। आप एडमिट कर रहे हैं बात? क्या कह रहे हो? जो किसान विरोध कर रहे हैं क्या वो लोकदल के हैं? आप एडमिट कर रहे हैं इस बात को? अरे भाई जितने भी किसान है ना वो लोकदल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है तो विरोध भी वही कर रहे हैं इसका मतलब? आप उल्टा मत घुमाइए। तो भाजपा का विरोध भी वही कर रहे हैं इसका मतलब? जितना भी किसान है कौन कर रहे हैं भाई? आपने कहा कि जो किसान है वो लोकदल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए केशव जी बहुत लंबा समय, ठीक है, मैं मेरे मुंह में मत ठूसिए। आप पहले बात सुनिए। हाँ। क्या किसान को वोट डालने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है सर, है उसको बिल्कुल है, 30 तारीख बिल्कुल है। बात करने का भी अधिकार है, वोट डालने का भी अधिकार है, विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन किसान जिसके लिए खड़ा होकर विरोध कर रहा है कम से कम वो तो कहते कि भाई हमारे लिए विरोध कर रहा है। आप तो लावारिस छोड़े हुए हैं किसानों को, वो विरोध कर रहे हैं और आप मान नहीं रहे हैं कि हमारे लिए विरोध कर रहा है वो। आप मानिए भी तो सही इस बात को। फिर कौन लावारिस? अरे भाई लावारिस कौन है केशव जी? किसको आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आप उनको पकड़िए। आपके पास पहचान नहीं है क्या? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां बैठे हैं? नहीं, अगर वो पहचान बताते हैं तो आप कहते हैं अगर नहीं, उसकी पहचान क्या है? वो लावारिस कैसे है भाई? अमनदीप जी अगर हम पहचान बताते हैं तो आप एडमिट नहीं करते उस बात को। मैंने कहा था कि कृष्ण बेदी की गाड़ी आपके उप प्रधान रणधीर जोधका ने रोकी, उन्होंने उनका विरोध किया, आपने खुले तौर पर मना कर दिया कि हमारे नेता है नहीं, जबकि मैंने पूरा प्रूफ दिखाया, उनके इंडियन नेशनल लोकदल की सदस्यता दिखाई। और आज भी दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि ये इनसो में हमारे साथ हुआ करता था और इंडियन नेशनल लोकदल का एक्टिव मेंबर है। आप नहीं एडमिट करेंगे उस बात को, आप कह देंगे वो किसान है वो कर सकता है, तो उन्हें एक कब लेकर आना है, उन्हें अलग कब करना है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं सर। मैं अब सुनिए केशव जी, अब सुनिए मेरी बात। जो भी इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता या पदाधिकारी है, अगर किसानों ने कोई आह्वान किया, क्या वो उस आह्वान में, उस प्रोसेशन में, उस धरने में, उस प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता? क्या ले सकता है? कौन सा कानून उसको भाग लेने से रोकता है? बिल्कुल ले सकता है। हाँ, तो फिर ले सकता तो ले लिया उसने। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं। मैं योगेश जी के पास आ रहा हूं, फिर अतर सिंह जी के पास आऊंगा, फिर लूंगा जवाब। आ रहा हूं विदु जी, मैं आऊंगा आपके पास। योगेश जी जल्दी से। आखिरी बात सुन लीजिए। हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ठीक है सर, को मानने वाले लोग हैं। किसी भी हमारे आदमी ने, हमारे नेता ने, ठीक है सर, अगर कोई गैर कानूनी काम किया तो कानून करते हैं, ठीक है सर, विश्वास रखते हैं। ठीक है सर, देखिए एक्चुअली क्या है, मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है। लोकतंत्र का एक तरीका होता है और लोकतांत्रिक तरीके से आप चाहे चुनाव लड़े, चाहे कोई काम करें, तो वही शोभा देता है और लोगों को अच्छा भी लगता है। ये बातें करना कि एक्स पार्टी का आदमी आ रहा है, उसे हमने नहीं घुसने देना और उसको काले झंडे दिखाना, ये लोकतंत्र का हिस्सा स्पेशली जब चुनाव चल रहा है वो नहीं है।
उसको मैं एग्री नहीं करता हूं। तो ये बदनामी तो किसानों के सर पे है, पूरी बात सुन लीजिए ना। ओके, तो मेरा कहना यह है कि आप लोगों को अगर मैं कोई आवाज उठाना चाह रहा हूं, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, तो मुझे वो हक क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? ये लोग ये कहते थे कि बीजेपी के कैंडिडेट को तो घुसने ही नहीं दिया जाएगा। हमने भी उस टाइम पे माना कि भाई हो सकता है ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने तो बड़ी बड़ी मीटिंग कर दी। इसका मतलब यह है कि वो जो विरोध करने वाले या काले झंडे दिखाने वाले हैं वो प्रायोजित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रायोजित हैं, तो प्रायोजित हो सकते हैं और कुछ चीजें प्लांटेड होती भी हैं, चुनाव में भी होती है, वैसे भी होती है। ठीक है, अतर सिंह जी। देखो केशव भाई, मैं अमनदीप केसरी जी को एक बात बता दूं। इसका जो अमनदीप भाई मुझे बोलने थे, अमन भाई मुझे बोलने थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। करेगी ना अमनदीप भाई मुझे बोलने दो, मैं जवाब देता हूं। हम भी बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहता, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरी है आप मेरी बात सुने, मैं आपकी सुनूं, और जनता को जब हम दोनों को सुनानी है तो हम दोनों जनता को सुनाए। पहले मैं जनता को देता हूं। कानून प्रक्रिया अमनदीप भाई, किसका काम है भाई? अमनदीप भाई मैं बताता हूं आपको। अमनदीप भाई मैं ये कहता हूं, किसानी बिल्ली खंबा नोचे। इलाहाबाद के चुनाव में अभय चौटाला जी का जो गर्दन में अक्कड़ का सरिया है ना, वो निकल जाएगा, वहां के पब्लिक निकाल देगी, ये आपके सामने आ जाएगा। देखिए गोविंद कांडा जी की जीत निश्चित रूप से बीजेपी की जीत, बड़ी जीत होने वाली है। अरे ये तो सोचो 85 साल के चौटाला साहब, 85 साल के चौटाला साहब इस उम्र में वोट मांगते फिर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है, कम से कम उसकी शर्म तो कर लेते। उस बुजुर्ग आदमी का बेचारा दिन रात मारा फिर रहा है वोटों के लिए। अगर आप में ताकत होती तो आप घर बैठ के वोट मांग लेते। सारा परिवार दर वोट मांगता फिर रहा है। इस उम्र के आदमी ने कम से कम, तो अभय चौटाला जी ने अपना त्याग पत्र दे गया था, अपनी जबान पर रहते हुए त्याग पत्र दे दिया, मैं तो जब तक कानून वापिस नहीं होगा मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, या किसी और को लड़ा लेते। भाई ये चौटाला साहब ने तो भाई ये ताकत दिखा रहे हो तुम इन लोगों के लोग, ये गुंडागर्दी का इस्तेमाल कर रहे हो वहां चुनाव में भी, ये सबके सामने आ रहा है। मुझे लगता है भाई जो महम कांड हुआ था वो इलाहाबाद में तुम करके छोड़ोगे, क्योंकि तुमने तो लड़ाई करनी। मैं तो ये कहूंगा शांतिपूर्वक चुनाव हो जाने दो, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा, और निश्चित रूप से बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। ठीक है विधु रावल जी। बड़ी हैरानी की बात है कि बार बार जो है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को वो अलग तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता बता रहे हैं। वो कभी तो कहते हैं कि चोर ने चोरी की है या नहीं की है ये तो पुलिस बताएगी, यानी वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। और कभी जो खुद संदेह के घेरे में है राकेश टिकैत, उनके बयान को कहते हैं देखो राकेश टिकैत ने कह दिया कि मैंने चोरी नहीं की तो मान लो कि चोरी नहीं की। अरे चोर थोड़ी बताएगा कि उसने चोरी की है। लेकिन खैर मैं इससे अलग इतर बात ये करना चाहता हूं, ये जिस प्रकार से पुलिस तुम्हारे पास है, अमनदीप केसरी अपनी बात भूल गए क्या? अभी तक तो भाषण दे रहे थे, बीच में बोलने, अभी तक तो दूसरों को बीच में बोलने से आप मना कर रहे थे, अभी भूल गए क्या? इतना लचीला चरित्र है आपका, इतना लचीला चरित्र है। रोज टीवी पर आप एक्सपोज होते हो, बीच में क्यों बोल रहे हो? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे बीच में क्यों बोल रहे हो? अच्छा चलो अब बीच में आप बोलते रहो, लेकिन मैं भी अपनी बात बता दूं, और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। एक बुजुर्ग महिला मिली मुझे परसों जो है चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले एक बुजुर्ग महिला मिली, और उसने मुझे जो बात बताई आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। वो महिला बोली इसका नाम तो अभय है, लेकिन ये सोचता है कि जनता को भयभीत कर उन चुनाव जीत जाएगा। जनता भयभीत नहीं होने वाली। अभय का भय नहीं रहा अब इलाहाबाद की जनता को। इलाहाबाद की जनता, गरीब मजलूम जनता बड़ी भारी संख्या में अभय को वोट की चोट देकर उसका जो नाड़ का सरिया जिसकी बात अतर सिंह संधू ने कही है, वो सरिये की बात जो है उसको सरिये का इलाज करने वाली है। दूसरी बात, आप जो जिस प्रकार से धमकाने वाली बात कहते हो, लोकतंत्र का तकाजा है। ठीक है, जब चुनाव ना हो तब भी नहीं करना चाहिए, हर किसी को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जब जनता के पास ताकत है अपना मत बताने के लिए, तो आप उस मत को प्रभावित करना चाहते हो। 30 तारीख को फैसला हो जाएगा, 2 तारीख को नतीजा आ जाएगा। आप लोगों को क्या मतलब था अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पेट गुर्गों को भेजकर भाजपा के कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने का? और बाद में जब एक्सपोज हो गए तो अभय सिंह चौटाला हाथ जोड़ कर लोगों को कहते मिले कि अरे भाई हमारा चुनाव खराब हो गया, अब ना जाओ। फिर जो है 20-20 किलोमीटर दूर जाकर हिसार में वहां करवा रहे हैं जहां पर कोई भी नेता उतरता है। कुल मिलाकर आपका पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। आप पूरे चुनाव में बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। जिसको आप दुर्ग कहते थे, जिसको आप किला कहते थे, जिसको आप गढ़ कहते थे, जनता को आप बापोती समझते थे, जनता वोट की चोट से 30 तारीख को विकास के रथ पर जब सवार
सवार हो जाएगी भाजपा के विकास के रथ पर, देखना आपके पास एक भी एमएलए नहीं रहेगा। और जेजेपी की बात कर रहे थे आप 2 मिनट पहले, आपका तो एक भी विधायक नहीं था, फिर हर डिबेट में क्या मुंह उठाकर आ जाते थे, क्या बात करने आते थे जब आपका एक भी विधायक नहीं था। जेजेपी की आज बात कर रहे हो और आज के बाद 30 तारीख के बाद और 2 तारीख के नतीजे के बाद आपका फिर से कोई विधायक नहीं रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो आप किसी डिबेट में ना आना फिर, क्योंकि आपका कोई स्टेक नहीं रहेगा। ठीक है, आप ही के लॉजिक को आप पर अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है विदु जी, कोई बात नहीं। खालिद जी शांत बैठे हैं बड़ी देर से, आप बड़ी देर से शांत इसलिए बैठे हैं कि चोर चोर मोशेरे भाई अभी दोनों एक दूसरे के लिए यूज कर रहे थे शब्द। ये सारे वो लोग हैं जो एक साथ सत्ता भी चला चुके हैं। मैं अभी रावल साहब कह रहे थे कि चोर थोड़ी बताएगा कि उन्होंने चोरी की है। रावल साहब बिल्कुल ये चीज आप पर लागू होती है जो इस देश के किसानों के साथ आपने किया और जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तब ये समझ लीजिए कि ये सेंटेंस आपके ऊपर आ जाता है। समृद्ध होने का नहीं गरीब किसान को समृद्ध होने का अवसर दे दिया। सुनिए तो सही, आपको सुनिए तो सही। नहीं आप सुनिए, आप मुझे बताइए, गरीब किसान को कृषि सुधार कानूनों के माध्यम से वो समृद्ध हो जाए, ये बात चुभ रही है आपको। अभी सुनिए, आप लोग आज तक दलालों की राजनीति करते रहे। आप सुन लीजिए ना, आप लोग नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात देश चुभ रही के है। अंदर भाजपा से बड़ा दलाल किसान जो है वो देश समृद्ध हो के अंदर जाएगा। भाजपा से आपकी दलाली खत्म हो जाएगी। पैदा नहीं हो। आपकी कमीशन बात जो है, जिन्होंने आपने अपना साथी भी कमीशन बात एजेंट चुन लिया। हर व्यवस्था आपको ये बात चुभ रही है ना। क्या छोड़ दिया आप लोगों ने? तो यही है, छोड़ क्या दिया आप लोगों ने? आप मुझे छोड़ कर बता दीजिए, आपने ये नहीं बेचा है, वही लोग आपने ये नहीं लाभ नहीं किया, उसका मुझे बताइए ना, क्या नहीं बेचा आप लोगों ने? वोट की चोट की बात करते हैं ना, वोट की चोट आप बड़ौदा में देख चुके हैं और आप देखिएगा इलाहाबाद में वोट की चोट किसको लगती है। ये आपका दूसरा तीसरा उपचुनाव है हरियाणा के अंदर, आप देख चुके हैं अच्छी तरह से वोट की चोट। आपने विवादों में देखा था ना, आपने सारे तंत्र लगाने के बाद, साम दाम दंड भेद लगाने के बाद आपने देखा बड़ौदा में आपने देखा। अब मैं समझ नहीं पा रहा, 70 साल से मैं समझ नहीं पूरे देश का बेड़ा गर्क तो कांग्रेस ने किया था। इस देश को सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस के नेतृत्व में दिया। आप क्या दिया? देश को बर्बाद तो कर दिया। क्या नहीं दिया? अरे देश को बर्बाद कर दिया। क्या नहीं दिया? देश को बर्बाद कर दिया। सर अतर सिंह जी, खालिद जी, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, कांग्रेस ने आपने किया। खेती को ठेका देना जाना चाहते हैं, रोजगार में अपने बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने देश को ये दिया है। अरे ऊपर से आपको तो होने क्या दिया? ऊपर क्या होता है? जब आप हारने लगते हैं, होता क्या है? जिस तरह से अभी त्रिपुरा में हो रहा है, होता वो है। आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहा है, मुसलमानों को कत्ल कहां कर रहे हैं जाके? त्रिपुरा में। खालिद भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? फिर आप कहेंगे मैं बीच में रोक रहा हूँ, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल बात है ये। मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, क्या त्रिपुरा जा रहे हैं? गांधी की पार्टी, गांधी परिवार की पार्टी है, सोनिया गांधी की पार्टी है। अरे बीजेपी में ऐसा नहीं है, बीजेपी में कार्यकर्ता प्रवक्ता कितने भाजपा के? कांग्रेस में कोई प्रवक्ता है? कांग्रेस की किसकी पार्टी? एक परिवार की पार्टी। सर आप लोग कार्यकर्ता की पार्टी है। खालिद भाई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। तो जमीन से जुड़े लोगों की पार्टी है, पार्टी सारा गुणबाप नेता बना हुआ है कांग्रेस में। चाहिए दुनिया में सर्वे, उठा नेता उठा, छोड़ा नेता खालिद भाई इतना टॉपिक को तो बाहर लेकर के कोई भी नहीं जा रहा जितना आप लेकर के जा रहे हैं। इलाहाबाद की बात ही नहीं कर रहे हैं आप इलाहाबाद की बात करने को तैयार नहीं है। कहां कर रहे हैं बात नहीं हो रही, बात क्यों नहीं? मैं आप अनुमति दे तो एक छोटा सा सवाल मैं इलाहाबाद के बारे में मैं आता हूं। विदु जी मैं आऊंगा, विदु जी मैं आऊंगा। ठीक है सर, एक कहीं होता है ये नहीं। ये जो बयान आपने अभी राकेश टिकैत जी पे आपने खालिद भाई एक बार रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, बताइए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए छोटे से। आप सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाने के बाद ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, किसी पे हम नहीं लगा रहे हैं, वो एलिगेशन लगा रहे हैं। आप उन्हें अगर वो लगा रहे हैं तो आप डिनाई कर रहे हैं क्या? आप बोलिए चढ़ोनी साहब के ऊपर। चुड़ैल साहब के ऊपर किसी ने पता आप डिनाई कीजिए, आप डिनाई कीजिए। अरे खालिद भाई कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफ आप नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है ठीक है मैं आ रहा हूँ। 500 वोट मिले, आप ये बताइए चन्नूनी के पास किसने लगाया पैसे का आरोप बताइए? चन्नूनी के पास किसने लगाया पैसे? कहाँ घुमा रहे हैं, कहाँ घुमा रहे हैं? चुनाव मैं विवेक जी के पास आ रहा हूँ, मैं विवेक चौधरी के पास आ रहा हूँ। ना आप चाहते ये है कि डंडे के डर से इस देश का हर व्यक्ति भाजपा को वोट दे, आप यही चाहते हैं ना? हो ही नहीं सकता ऐसा, 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 नहीं हो सकता।
लगाई थी। ठीक है, यही होगा। आपका लगाया था, सारे देश को जेल में घूस दिया था आपने अमानवीय 1984 में सिखों के ऊपर कत्लेआम किया था। यही होगा। आप जो वोट लेना चाहते हैं संप्रदाय मैं विवेक जी के खालिद भाई सॉरी टू से, लेकिन इस पूरे डिबेट में अगर एलनाबाद से बाहर किसी ने किया तो केवल आपने किया। क्या आपके पास मुद्दे नहीं है एलनाबाद के? आपने क्या बात की एलनाबाद? नहीं बताइए, क्या पूछ रहे हैं? आपने पूछा ही नहीं एलनाबाद का। क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या बात कर रहे हैं? मेरे जितने भी प्रवक्ता, मेरे जितने भी सम्मानित प्रवक्ता, मेरे जितने भी सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं सब एलनाबाद के स्टेक पर बात कर रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं की बात। आपने वो पूछा। आप बताइए मुझे मुद्दे, आप बताइए मुझे मुद्दे, आप बताइए मुझे मुद्दे, आप बताइए मुझे मुद्दे। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? आरोप लगाना बहुत आसान है खालिद भाई, जिसके पास जवाब नहीं होता ना वो ऐसे ही उछलता है। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ना ना ना, मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये बात करना खालिद भाई, बहुत आसान है ये बात करना। छोटा सा सवाल है। पारिवारिक बैकग्राउंड में जिक्र किया आपने, चर्चा किया कभी उनका यहाँ? मैंने तो पवन मैं करता हूँ चर्चा। मैंने तो जवाब दीजिएगा, खालिद भाई जवाब दीजिएगा। आप मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, किसके ऊपर लगे? रुक जाइए, एक मिनट। आप गोविंद कांडा जी के ऊपर दो आरोप बताइए मुझे। नहीं, आपने कहा आपने भाजपा प्रत्याशी के ऊपर पूछा, भाजपा प्रत्याशी कौन है वहां पर? आप लगाइए दो आरोप। कैसे बात कर रहे हैं आप? बताइए ना, आप बाहर जाकर बात करते हैं, मैं क्या सुनूं? मैं आपको, मैं क्या सुनूं आपको? आप मुझे गोविंद कांडा के दो आरोप बताइए। आप सुन नहीं सकते। बताइए आप दो। नहीं आप बताइए ना। आप सुन लीजिए बहुत ध्यान से, आराम से सुनेंगे तो मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। मुझे एक बात बताइए, गोपाल कांडा की, गोविंद कांडा की बात कर रहा हूं मैं। आप फिर भटका रहे हैं बाहर, गोपीर कांडा आप फिर भटका रहे हैं बाहर। अरे सर आप फिर बाहर भटका रहे हैं, आप फिर बाहर भटका रहे हैं, आप फिर भटका। अरे भाई दो अलग अलग चीजें क्या बात कर रहे हैं खालिद भाई? आप क्या जवाब? अच्छा मान लें, मुझे दया आती है सर आपके ऊपर, मुझे दया आती है आपके ऊपर, मुझे दया आती है आपके ऊपर। ना ना खालिद भाई, मैं केशव जी, दया आती है सर आपके ऊपर, मुझे दया आती है आपके केशव जी, मुझे सवाल पूछने दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ बहुत देर से। कोई बात नहीं, विवेक चौधरी जी, केशव जी बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे सवाल पूछिए, सवाल पूछने दीजिए। मैं विवेक मुझे सवाल पूछने दीजिए, मैं विवेक जी के पास आ रहा हूँ, मैं विवेक जी एक बार मुझे सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है खालिद भाई कोई बात नहीं, मैं विवेक चौधरी के पास आ रहा हूँ, मैं विवेक चौधरी के पास आ रहा हूँ। विवेक चौधरी जी, विवेक चौधरी जी, कहीं ये बौखलाहट है ये कांग्रेस और इनेलो के साथियों की, जो डिबेट के मुद्दे पे ना रह के ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं दो तीन बातों का जवाब देना चाहूंगा। सुनने का काम कीजिए, सुनने का काम कीजिए। मेरे इनेलो के साथी अमन केसरी जी ने बहुत अच्छे से कहा कि जेजेपी 3 में ना 13 में, अगर जेजेपी 3 में ना 13 में तो जेजेपी के लोगों की इलेक्शन कमीशन में क्यों कंप्लेंट दे रहे हो? जेजेपी से इतना क्यों डर रहे हो? जेजेपी के नेताओं के खिलाफ क्यों अनाप शनाप बोल रहे हो? आज कहीं ना कहीं ये बार बार कहते हैं हम कानून की पालना करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, कानून ये करेगा। आप ये बताइए कि कानून, अगर आप कानून का सम्मान करते हैं तो आपके नेता तभी कहते हैं कि डंडे ले लो और टांगे तोड़ दो। आपके नेता तभी कहते हैं कि गांव से बाहर इनको ना निकलने देना। आपके नेता तभी कानून का सम्मान करते हुए जगह जगह लोगों को धमकाने का काम करते हैं। आज आप कानून की बातें करते हैं कि कानून का हम सम्मान करते हैं। आज कहीं ना कहीं ये डंडे उठवाने वाले, ये धमकाने वाले, और जो इनके, मैं तो ये कहूँ कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट ऐसा, कहां से गया कैंडिडेट आपका? कौन है कैंडिडेट? कैंडिडेट की ये तो देखिए आप, क्या कुछ पृष्ठभूमि है, कैसे आपके इनेलो के कैंडिडेट ने कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर सरेआम कहा कि मैंने उसको कब्जे करवा के पैसे कमवाए। उस बात को क्यों भूल जाते हैं? आज कहीं ना कहीं बार बार कृषि कानून को बीच में लेके आते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहूंगा, ये कृषि कानून लेके कौन आया था? आपके भूपिंदर सिंह हुड्डा ने विधानसभा के अंदर मानने का काम किया कि ये कानून हम लेके आए। आज कहीं ना कहीं ये फोटो जो दिखाने का काम हमने, ठीक है सर, मेरे पास अब समय की कमी है, मैं फाइनल कमेंट लूंगा सबसे, मैं फाइनल कमेंट लूंगा सबसे। अमनदीप जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं मैं, ठीक है विवेक जी सर, फाइनल कमेंट लूंगा सबसे, और आप सभी से निवेदन है कि एक दूसरे के सवालों को सुने प्लीज। फाइनल कमेंट है अमनदीप जी, शुरुआत आपसे जल्दी से सर, 20 सेकंड केवल। केशव जी,
बिल्कुल, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, किसानी प्रधान क्षेत्र है और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसानों ने अपना मन बना लिया है। जबकि ये पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि किसान और कमेरा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। जैसे कि आपने बार बार कहा, सभी ने कहा कि किसान खड़े हैं, जिनकी सरकार है, जिनके पास पुलिस प्रशासन बल है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, वही लोग आज यूं कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। वो डर इसलिए लग रहा है कि वो किसानों की ताकत है, जिनको अभी भी डर लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा था ये किसानी क्षेत्र है, किसान विवेक जी और कमेरा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, वो लुटेरों को नहीं सुनेगा। इलाहाबाद में लुटेरों की हार होने वाली है। विवेक जी के साथ है, अमन जी कह रहे हैं किसान कमेरा इनेलो के साथ है, तो दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति को हम सब उनके हमारे आदरणीय हैं, वो उनको क्यों दर दर की ठोकरें खिलाने का काम कर रहे हैं? अपने घर बैठ के जीतिए, जैसे आपके नेता कहते थे कि घर बैठ के चुनाव जीतेंगे। मुझे और डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि समय बहुत कम है, सभी को मौका देना है 10 सेकंड का। योगेश जी, काम योगेश जी जल्दी से। देखिए, जो मुद्दे से जो हम भटके हैं, इसको इसी को बौखलाहट कहते हैं मेरे भाई, इसी को बौखलाहट कहते हैं कि जो आदमी से भी डर रहे हैं। सर मुझे और डाउन करनी पड़ेगी आप दोनों की, और डाउन कीजिए। विवेक जी, अमन जी का फेडर नीचे कीजिए प्लीज, जल्दी से। योगेश जी फिर एक बात इसी को बौखलाहट कहते हैं। हर किसी को दूसरे की बात सुनने दो, उसके बाद जनता को उसका नतीजा निकालने दो। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा। ठीक है, खालिद भाई जल्दी से। देखिए, जिस डर, भय, षड्यंत्र और जिस कत्लेआम की बात भाजपा, जेजेपी और एनडीए के लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एलनाबाद के लोग इससे ऊपर उठ के फैसला लेंगे और इन सभी शक्तियों के खिलाफ वोट करेंगे और वहां कांग्रेस का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। अतर सिंह जी जल्दी से। देखिए केशव जी, गुरनाम सोरेन ने 3 चुनाव लड़े, 500 से 1100 पर वोट ना मिली। कांग्रेस के लोग नकली बंदूक कंधे पे रख के चला रहे हैं। गुरनाम सोरेन तो नकली बंदूक है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। पूरी तरह से वहां का किसान भाजपा को वोट देगा। गोविंद कांग्रेस जी बहुत वोटों से विजय होंगे। विदु जी जल्दी से। हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है। हमने 1100 करोड़ पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सिरसा के किसान में को दिया है और इसके बूते ही हम आगे भी किसान के लिए बहुत काम कर सकते हैं। इन सारी बातों को जानते हुए एलनाबाद का एक एक वोटर अभय नाम के व्यक्ति के अभय के भय को छोड़कर भाजपा के साथ जुड़ चुका है। भाजपा एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। हर गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर व्यक्ति जो है भाजपा को वोट देने के लिए बड़ी भारी मात्रा में आने वाला है 30 तारीख को। और 2 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो इन सब इंडियन नेशनल लोकदल की दुकान का शटर बंद करने वाले नतीजे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही इनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उस प्रोपेगेंडा को बंद करने वाला होगा और ये किसान की जीत होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये एलनाबाद की जीत होगी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का। योगेश जी, अतर सिंह जी, प्रोफेसर विदु जी, खालिद जी, अमनदीप जी, विवेक चौधरी जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।